नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अफ्रीका का फिजिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे अफ्रीका के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में, अफ्रीका के रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स, डेजर्ट, उसके ग्रासलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप और ये है हमारा अफ्रीका, जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है अफ्रीका में कि इसमें इक्वेटर भी इससे पास करता है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी इससे पास करता है और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे पास करता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ प्राइम मेरिडियन भी इससे पास करता है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर के नॉर्थवर्ड साइड में भी एक्सटेंड करता है, इक्वेटर के साउथवर्ड साइड में भी एक्सटेंड करता है। ये प्राइम मेरिडियन के कुछ बहुत ज़्यादातर मोस्टली पार्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में भी, लेकिन कुछ पार्ट प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में भी है। तो दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में हमें अफ्रीका मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ अफ्रीका के फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स जानने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज के नाम, लोकेशन और उनके कैपिटल को बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। उससे आपको कंट्रीज का आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। मैं इस वीडियो में फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, कौन कौन से रिवर्स मेनली है, कौन कौन डेजर्ट है, कौन कौन ग्रासलैंड है, ये सब चीज़ मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिजिकल जो चीज़ होती है मैप, अफ्रीका के मैप में, तो वो सब मैं देखूंगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अफ्रीका, जैसे मैंने बताया कि दोनों हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इक्वेटर बीच से लगभग पास करता है। और इसको मदर कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन का जो ओरिजिन है, होमोसेपियंस का ओरिजिन है, जो कि माना जाता है कि अफ्रीका से ही हुआ है। अफ्रीका से ही ह्यूमन सबसे पहले आए और अफ्रीका से ही धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में फैले। तो इसको मदर कॉन्टिनेंट के रूप में भी जाना जाता है। और जहाँ तक अफ्रीका का लोकेशन की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो मेडिटेरियन सी से है, और ईस्टर्न पार्ट में अगर देखें तो रेड सी और फिर इधर इंडियन ओशन है। और वही अगर वेस्टर्न पार्ट में बात करें तो अटलांटिक ओशन है। और अगर अफ्रीका का साइज की बात करें तो अफ्रीका का साइज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद अफ्रीका का ही नंबर आता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पॉपुलेशन अफ्रीका का वो लगभग 16.72%, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 16.72% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है इसमें अफ्रीका में। और वहीं अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, जो सबसे ऊंची पॉइंट है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में है। यहाँ पे है लगभग, इस क्वेश्चन पे आपका पड़ जाएगा यहाँ पे। और इसकी जो हाइट है लगभग 5895 मीटर है। ठीक है। उसके साथ अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो लेक असल है, जो कि एक स्लाइन लेक है और डिजिब्यूटी में ये पड़ता थी। यहाँ पे इसका एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन में एक लेक है, तो ये लेक का नाम हो गया लेक असल। और ये 157 मीटर सी लेवल से नीचे है ये लेक। तो ये हाईएस्ट पीक हो गया माउंट किलिमंजारो, और जो लोएस्ट पॉइंट हो गया वो लेक असल हो गया। अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर पे पड़ती हैं, जो कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री जो कि इक्वेटर उसके ऊपर से गुजरता है। तो लिस्ट देख लेते हैं। तो इक्वेटर, ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है। अब इक्वेटर सबसे पहले गैबोन से गुजरता है। उसके बाद अगर बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलिए या कॉन्गो बोलिए, तो ये तो मैंने पॉलिटिकल मैप में बताया था। तो गैबोन हो गया, फिर कॉन्गो हो गया, फिर डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर से गुजरता है। तो गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 3 कंट्री हो गई। उसके बाद आगे इक्वेटर बढ़ता है तो फिर युगांडा से क्रॉस करता है, फिर लेक विक्टोरिया होते हुए केन्या और फिर सोमालिया से ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो 6 कंट्री है इससे इक्वेटर क्रॉस करता है। तो गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। फिर कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों अलग कंट्री है। ये वाली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कॉन्गो बोल सकते हैं, और ये जो बड़ी सी कंट्री देख रही है यहाँ पे, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो गैबोन, कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर इसके बाद हो गया युगांडा, केन्या और फिर सोमालिया। तो इन सभी से इक्वेटर क्रॉस करती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है जिससे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये है ट्रॉपिकल ऑफ, ये पूरा निकल गई यहाँ से और फिर यहाँ से रेड सी क्रॉस करते हुए सऊदी अरबिया की तरफ चली जाती है। तो ये है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। तो देख लेते हैं ये कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है। तो सबसे पहले मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा को तो यहाँ पे मान नहीं रहे कंट्री, तो सबसे पहले मॉरिटानिया से, मॉरिटानिया के बाद आगे बढ़ती है तो माली, फिर उसके बाद अल्जीरिया, फिर ये नाइजर का थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, मतलब हल्का सा टच करते हुए निकल जाती है, तो नाइजर हो गया। उसके बाद लीबिया, फिर उसके बाद इजिप्ट। ये कंट्री 6 कंट्री से यहाँ पे क्रॉस करती है। तो कंट्री का नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हो गया मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, उसके बाद इजिप्ट।
तो ये कंट्री है जिससे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्री से क्रॉस करती है, अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री से ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये है ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हो गई नामीबिया से क्रॉस करती है, फिर बोट्सवाना से, फिर साउथ अफ्रीका से, फिर मोजाम्बिक से, उसके बाद मगादास्कर से, ठीक है। तो ये 5 कंट्री है जिससे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और उसके बाद मगादास्कर। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है जिससे प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है। तो ये है प्राइम मेरिडियन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन क्रॉस करते हुए ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए ये निकल जा रही है। तो यही ग्रीन वेज से क्रॉस करती है और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो सबसे पहले क्रॉस करती है तो अल्जीरिया में, अल्जीरिया के बाद माली, उसके बाद बुर्किना फासो, उसका टोगो का भी हल्का सा बॉर्डर लगता है यहाँ पे, तो टोगो हो गया, उसके बाद फिर घाना। ये 5 कंट्री से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, फिर घाना। अब आगे के पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि अफ्रीका की बाउंड्री किन किन कॉन्टिनेंट से लगती है। पूरे अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी बाउंड्री किस किस दूसरे कॉन्टिनेंट से लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका का बाउंड्री एशिया से कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अफ्रीका हो गया, और इधर जो सऊदी अरेबिया वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यमन देख रहे हैं, ये हो गया एशिया। और जो इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, सोमालिया, ये सब जो कंट्री हो गई, इथोपिया, सोमालिया, ये सब कंट्री हो गई, ये सब आ जाती हैं हमारे अफ्रीका में। तो अब यहाँ पे बॉर्डर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्वेज कैनाल, ये आप जो देख रहे हैं इसमें आया नहीं, ये जो मैंने लाइन बनाया ये हो गया स्वेज कैनाल, ये बॉर्डर हो गया। और यहाँ पे देखने की बात है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट इजिप्ट को ही बिलोंग करता है, लेकिन अगर डिवीजन में देखा जाए, कॉन्टिनेंट को डिवीजन में देखा जाए, तो ये वाला जो पार्ट है इसको सिनाइन पेनिनसुला कहते हैं, और ये पार्ट एशिया में बिलोंग करता है। ये एशिया वाला मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि इजिप्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, इजिप्ट का एक पार्ट एशिया में पड़ता है और एक पार्ट अफ्रीका में पड़ता है। चूंकि राजधानी इसकी कैरो अफ्रीका में पड़ती है तो इसको हम अफ्रीकन कंट्रीज मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सिनाइन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, ये पार्ट एशिया में पड़ता है इजिप्ट का, और जो यहाँ से जो बॉर्डर हो गई स्वेज कैनाल, ये स्वेज कैनाल हो जाती है इसकी बॉर्डर। इस स्वेज कैनाल के अगर ईस्टवर्ड साइड जाएंगे, मतलब सिनाइन पेनिनसुला से बाकी इधर पूरा सऊदी अरबिया और तुर्की पूरा लेते हुए ये पूरा हो गया एशिया, और वही स्वेज कैनाल के वेस्ट साइड में जाएंगे तो ये इजिप्ट का पूरा मेन पार्ट हो गया, मेरा मेनलैंड, ये हो गया अफ्रीका। तो स्वेज कैनाल बॉर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ पे गल्फ आती है, सिनाइन पेनिनसुला और इजिप्ट का जो ये जो मेनलैंड है इसके बीच में यहाँ पे गल्फ आती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, ये बॉर्डर हो गई। फिर उसके बाद ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो सी है ये है रेड सी, लिखा हुआ भी नाम आप देख सकते हैं, ये रेड सी बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्वेज कैनाल, फिर गल्फ ऑफ स्वेज, फिर उसके बाद रेड सी। उसके बाद आता है यहाँ पे एक स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट मतलब हो गया वो पतली सी वाटर बॉडी जो 2 बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो ये जो स्ट्रेट है उसका नाम हो गया बाब अल मंडब स्ट्रेट, ठीक है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है। और उसके बाद स्ट्रेट के आगे निकलेंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन पड़ जाता है, तो ये इसका बॉर्डर हो गया। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी, बाब अल मंडब स्ट्रेट, और उसके बाद फिर गल्फ ऑफ एडन। तो ये हमारी बॉर्डर हो गई एशिया और अफ्रीका के बीच में। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका और यूरोप के बीच की बाउंड्री। वैसे तो लैंड बाउंड्री कुछ लगती नहीं है, सी लगती है, पूरा मेडिटेरियन सी इसका बॉर्डर। मेडिटेरियन सी के अगर नॉर्थवर्ड साइड में जाएंगे तो पूरा यूरोप हो गया, और मेडिटेरियन सी के अगर सदर्न साइड में आएंगे तो ये पूरा अफ्रीका हो गया। हाँ, ये तो स्वेज कैनाल हम लोग देख लिए थे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक पतली से स्ट्रेट लगती है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वैसे तो वाटर बॉडी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अगर नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो यूरोप, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अगर सदर्न साइड में जाएंगे तो हमें अफ्रीका मिलेगा। तो ये बाउंड्री हो गई। और बाकी और कहीं तो बाउंड्री इसकी लगती नहीं है, बाकी तो चारों तरफ से ये सी से घिरा हुआ। बाकी अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो पूरा अटलांटिक ओशन, और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशन। तो ये पूरी बाउंड्री हो गई। अब बात करेंगे कि अफ्रीका का फिजिकल रीजन के बारे में। तो इसको फिजिकली किस तरह से डिवाइड किया गया अफ्रीका को, तो वो सब एक एक करके देखते हैं। अफ्रीका के फिजिकल रीजन की बात करें तो अफ्रीका को पूरा 8 भागों में बांटा गया है। इसको सुविधा है उसको पूरा पढ़ने के लिए, तो इसलिए इसको 8 भाग में डिवीजन किया गया फिजिकल फीचर के हिसाब से, फिजिकल रीजन के हिसाब से, या फिजिकल फीचर जो भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हो गया इसका सहारा रीजन, फिर अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, फिर सवाना रीजन, फिर साहेल रीजन, फिर इथोपियन हाईलैंड, सावाइल कोस्ट, उसके बाद अफ्रीकन ग्रेट रेक्स, और उसका फिर सदर्न अफ्रीका। तो एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स को अब देखेंगे डिटेल में। तो ये पूरा अफ्रीका का मैप हो गया, जिसको लेके मैं आगे चलूंगा, और इसी पे मैं बताते चलूंगा कि कौन कौन सा रीजन है। तो सबसे पहले बात करेंगे सहारा रीजन की। तो सहारा जो पूरा रीजन है वो पूरा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, हॉटेस्ट डेजर्ट।
मतलब टेम्परेचर में भी सबसे हाई इसी रीजन पे जाता है। और अगर जो एरिया वाइज अगर वास्टनेस देखेंगे तो सबसे बड़ा है। तो ऊपर का जो पूरा पार्ट जो देख रहे हैं अफ्रीका का, ये जो पूरा जो डार्क किया हुआ है, ये पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान में ही आता है, सहारा डेजर्ट ही बोला जाता है। और इसका जो साइज है ये लगभग ब्राज़ील के साइज का है और 25% ये साइज कवर करता है सहारा, ठीक है। और अगर कंट्रीज की बात कर लें तो कौन कौन सी कंट्रीज को ये कवर करता है, तो अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, उसका तुनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, चाड, नाइजर, माली और मोरितियाना। तो ये सारी कंट्रीज को ये कवर करता है। डिस्टेंस फिजिकल फीचर इसमें पाए जाते हैं जैसे कि अर्ग, रेग्स, हमादास एंड ओएसिस। तो इसको करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्ग्स क्या होता है, सिंपली अर्ग्स सैंड ड्यून्स होता है। जो सैंड ड्यून्स आप इंडिया के रेगिस्तान में देखते हैं, राजस्थान में, तो वही सिंपली यहाँ पे भी सैंड ड्यून्स होता है। तो इसको वहाँ पे अर्ग्स नाम दिया गया, जो कि लेकिन इसकी हाइट ये सहारा रेगिस्तान में लगभग 300-300 मीटर ऊंची हो जाती है। और अगर देखा जाए तो ये अल्जीरिया, लीबिया, ये सब कंट्रीज में ये ज़्यादा मिलता है। और यहाँ का जो सैंड ड्यून्स है इसमें साल्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कमर्शियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और फूड यूज़ के लिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से सोल्ड आउट किया जाता है। तो सिंपली अर्थ क्या हो गया, सैंड, जो सैंड ड्यून्स होता है आप देख सकते हैं फोटोज़ में, ये सैंड ड्यून्स जो हो गया, ये बालू के एक तरह के छोटे ढेर कह सकते हैं जो कि विंड के साथ शिफ्ट करते रहते हैं, इसको अर्थ कहते हैं। अब बात करते हैं रिग्स की, तो REGS, रिग्स क्या हो गया, प्री हिस्टोरिक सी बेड या रिवर बेड है। क्या है कि जो सहारा रेगिस्तान था वो कभी हो सकता है समुद्र के तली में वहाँ पे हो या फिर कहीं पुरानी कोई रिवर हो, तो वहाँ पे जो कंकड़ और ये जो ग्रेवल्स, जो छोटे छोटे पत्थर, कुछ बड़े साइज के पत्थर, ये सब बिखरे पड़े रहते हैं, रेगिस्तानी इलाका रहता है, इस तरह का जो लैंडफॉर्म होता है इसको रिग्स कहते हैं। और 70% हिस्सा सहारा का इसी तरह से लैंडफॉर्म से बना हुआ है, प्योर सैंड नहीं है, मतलब कि थोड़ा ग्रेवल्स है और ये सब मिला जुला के, तो इसको रिग्स कहते हैं। उसका बाद हमादास की बात करते हैं। तो हमादास हो गया कि जो इसी सहारा रीजन में जो प्लेटू वाला जो पार्ट है और जो काफ़ी हाइट उठ गई है उसकी, तो और वो कुछ माउंटेन शेप का भी है, जैसे कि उसमें एटलस माउंटेन्स हो गया, तिबिस्ती माउंटेन हो गया, अघर माउंटेन हो गया, तो ये सब आ जाते हैं हमादास में, ठीक है। तो एलिवेटेड प्लेट्यू एक तरह से कह सकते हैं। अगर एटलस माउंटेन का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कोस्ट पे आता है एटलस माउंटेन, ये भी इसी का पार्ट हो गया, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, तो आप वो वाला पार्ट में, इसके पहले वाला जो पार्ट है जो पॉलिटिकल वाला, उसमें तो मैंने बताया एक कंट्री का लोकेशन, उसे आप देख सकते हैं। तो अटलस माउंटेन हो गया। उसका बात करें तिबिस्ती माउंटेन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिबिस्ती माउंटेन का लोकेशन हो गया। उसका अघर माउंटेन है, तो ये सब आ जाता है हमादास में। तो ये एलिवेटेड प्लेट्यू है, मतलब कि ऊंची ऊंची जो पठार हो सकती हैं और ये कुछ माउंटेन शेप में भी है, तो उसको हमादास का नाम दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ओएसिस। ये सारे फीचर्स मिलते हैं सहारा में। सहारा पूरा रेगिस्तान एक बराबर नहीं है, अलग अलग डिफरेंट फीचर से बना हुआ, तो वो सब ये सब। तो ओएसिस का बात करते हैं। ओएसिस हो गया कि एक जगह मान लेते हैं कि बीच में एक जगह कहीं पानी और उसके चारों थोड़ा वेजिटेशन है और वहाँ सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, थोड़ा हैबिटेट बसे हुए हैं, लोग बसे हुए हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग ओएसिस। जैसे कि पूरा रेगिस्तान है, बीच में एक पानी का ये जल जमा हुआ है और ये वाटर सोर्स होता है, पानी पीने का पानी का रूप में यूज़ किया जाता है, और इसके किनारे किनारे एक बस्ती बस जाती है और थोड़ा बहुत इसके कारण पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, तो इसी को पूरा को ओएसिस कहते हैं। तो ये ओएसिस भी पूरे सहारा रेगिस्तान में कहीं कहीं डिफरेंट लोकेशन पे मिलता है। अब थोड़ा सा एक पूरा ब्रीफ एक समझते हैं पूरा अफ्रीका को। तो अफ्रीका के बीच से तो आप समझ रहे हैं, तो इक्वेटर क्रॉस करता है, ठीक है, बीचे बीच से, और ऊपर अगर जाएं तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, और साउथ में जाएं तो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है, ठीक है। इक्वेटर के पास तो यहाँ पे जानते हैं कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, पूरे इक्वेटर पूरे अर्थ पे जहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत जबरदस्त होती है, जबरदस्त जंगल होती है यहाँ पे, पूरा भर भर के जंगल होता है। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है वैसे यहाँ पे भी रेन फॉरेस्ट होगा। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरा रिप्लिका होता है दोनों से। इक्वेटर का अगर हम बोथ साइड जाएंगे तो सेम टाइप का वेजिटेशन और सेम टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर सेंटर का बात करें, इक्वेटर से बात करें, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पार्ट जो है ये पूरा यहाँ पे हेवी रेन फॉरेस्ट होता है और पूरा फॉरेस्टिक इलाका है। इसके अब थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हैं या इसी के साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे तो पेड़ खत्म, अब यहाँ पे हो जाएंगे ग्रासलैंड मिलेंगे। तो पेड़ भी रहते हैं, बहुत हल्के पेड़ रहते हैं, लेकिन ग्रासलैंड ज्यादा रहेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये ग्रासलैंड वाला पोर्शन हो गया बोथ साइड में, ठीक है। रिप्लिका हो रहा है दोनों का, अगर मिरर इमेज है। अगर नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड दोनों की बात करें
तो बीच में अगर रेन फॉरेस्ट हो गया, ऊपर और नीचे दोनों साइड में जाएंगे तो ग्रासलैंड मिल जाएगा, जिसको सवाना ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक ट्रांजिशन जोन आता है। उसका अगर मेन बात करें ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो वहां पे डेजर्ट पार्ट मिलता है। अगर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के पास में देखेंगे तो पूरा सहारा डेजर्ट मिलता है, और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास देखेंगे तो हमें नामिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट मिलता है। और उसके अगर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे एटलस माउंटेन्स पड़ जाएगा, और इसके अगर कालाहारी डेजर्ट के अगर साउथ में एक्सट्रीम साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे डेकन्सबर्ग माउंटेन मिल जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो अफ्रीका पूरा रिप्लिका है, मतलब इक्वेटर के अगर नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में अगर जाए दोनों साइड ट्रेवल करें तो बोथ साइड रिप्लिका फॉर्म करता है। जैसे अगर बीच में अगर देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, उसके अगर नॉर्थ वन और साउथ वन जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ वन एंड सदर्न साइड में जाएंगे तो हमें ग्रासलैंड सवाना ग्रासलैंड मिल जाएगा। सवाना ग्रासलैंड के नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो हमें डेजर्ट पार्ट मिल जाएगा, बोथ साइड में भी, एक साइड में सहारा डेजर्ट मिलेगा, एक साइड में हमें कालाहारी डेजर्ट मिलेगा। और उसके अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो हमें एटलस माउंटेन और इधर डेकन्सबर्ग माउंटेन मिलेगा। तो ये एक ब्रीफ है, इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा अफ्रीका है। तो ये अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो पूरा अफ्रीका का फिजिकल फीचर बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस चीज को बता दिया। अब बात करते हैं कि करके रेन फॉरेस्ट की। तो पहला हमने सहारा का देख लिया था, अब रेन फॉरेस्ट बात करते हैं। तो रेन फॉरेस्ट का जो इलाका है ये पूरा आप देख सकते हैं, जो डार्क ग्रीन में किया हुआ ये वाला पूरा रेन फॉरेस्ट में आ जाता है। घने जंगल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट के साथ साथ यहाँ पे कॉन्गो रिवर बेसिन है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, तो उसके कारण यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का पूरा इलाका है, यहाँ पे पूरा इक्वेटर रेन फॉरेस्ट है। और पूरा ये सेंट्रल अफ्रीकन रीजन और ये पूरा वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन, इसका जो कोस्टल कंट्रीज है ये सब मिलाते हैं, पूरा सेंट्रल अफ्रीकन वाला कंट्रीज है, यहाँ पे पूरा रेन फॉरेस्ट मिलता है। घने जंगल होते हैं, पूरा कैनोपी होता है, इतना ज्यादा बारिश होती है और पूरे डीप, मतलब 1 इंच भी जगह खाली नहीं होती है जहाँ पे पेड़ नहीं हो, पूरा बहुत ज्यादा जबरदस्त जंगल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सवाना का। तो ये जो सेंट्रल पार्ट देख रहे हैं तो ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला पार्ट हो गया। इसके अगर नॉर्दर्न साइड में जाएंगे और इसके सदर्न साइड में जाएंगे तो हमें मिलेगा सवाना का ग्रासलैंड। तो सवाना के ग्रासलैंड में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ही ग्रास रहते हैं, मिक्स टाइप का वेजिटेशन रहेगा, थोड़ा ट्रीज भी रहेंगे, ज्यादातर ग्रास रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीज भी लेंगे, लेकिन कनोपी फॉर्म नहीं कर। कनोपी फॉर्म करने का मतलब हो गया कि एक ट्री हो गया प्रॉपर, ठीक है, उसके ऊपर से पूरा उसका जो पेड़ का जो पत्ते हो गए वो पूरा झुंड बना ले, अगला ट्री हो गया, फिर उसके ऊपर पूरा जुट जाते हैं आपस में, ऐसे करते हुए पूरा ऊपर से अगर सैटेलाइट इमेज से देखा जाए तो पूरा लगेगा कि पूरा ग्रीन कवर बनाकर इस तरह से कवर कर, तो उसको कैनोपी फॉर्म कर कहते हैं, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। लेकिन यहाँ पे कैनोपी नहीं मिलेगा, देख रहे हैं सिंगल पेड़ है, अगल बगल कोई पेड़ नहीं, फिर एक दूर में एक पेड़ रहेगा, फिर अगल बगल कोई पेड़ नहीं, बाकी बीच में ग्रासलैंड रहेंगे। इस तरह का यहाँ पे वेजिटेशन होता है। सवाना ये पूरा ग्रासलैंड है, ठीक है। अब सवाना ग्रासलैंड का बात करें तो ये ऑलमोस्ट हाफ पार्ट, मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो एरिया है उसका हाफ एरिया तो सवाना ग्रासलैंड से ही भरा हुआ है। और इसमें जो प्लेन्स होते हैं उसको सेरेंगेटी प्लेन्स कहते हैं। और सेरेंगेटी प्लेन्स में जो लार्ज मैमल्स होते हैं, जो जैसे कि लायंस हो गया, एलिफेंट हो गया, जेब्रा हो गया, हाइनास हो गया, जिराफ हो गया, ये सब इसमें फाउंड होते हैं सेरेंगेटी प्लेन्स में। तो ऐसा क्यों है कि सेरेंगेटी प्लेन्स में, मतलब कि जो सवाना प्लेन्स है इसमें ही फाउंड होते हैं लार्ज मैमल, जो सहारा वाला जो पार्ट है उसमें क्यों नहीं होते हैं, और जो जंगल वाला जो पार्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इसमें नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ सेरेंगेटी प्लेन, मतलब कि जो सवाना ग्रासलैंड वाला इलाका, इसमें ही लार्ज मैमल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात है, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर मैमल्स रहेंगे तो यहाँ पे इतना हेवी जंगल है तो वो तो फंस जाएंगे, वो इतने बड़े जानवर होते हैं वो चल ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस रीजन में वो मिलते नहीं है। वहीं अगर सहारा का बात करें तो इतना हॉट डेजर्ट होता है और वहाँ पे पेड़ पौधे उतने ज़्यादा होते नहीं, तो उनको खाना पानी नहीं मिलना, और ऊपर से डेजर्ट का इलाका है, पानी मिलेगा नहीं। लेकिन जो बीच वाला जो इलाका है सवाना वाला, इसमें प्लेन ग्रासलैंड टाइप का होता है, इसमें आराम से ये लोग घूम फिर सकते हैं, साथ साथ इसमें उन लोग को खाना भी मिलता है। कुछ नदियाँ भी हैं इसमें, ऊपर में देखें तो नाइजर रिवर है, नीचे में देखें तो कॉन्गो रिवर है, और इधर में कुछ और भी रिवर्स है, जारे रिवर्स है। तो ये सब रिवर्स के कारण यहाँ पे इनको खाना पानी भी मिल जाता है, और ग्रासलैंड है तो आराम से लोग घूम फिर सकते हैं। तो इस रीजन में इसीलिए सेरेंगेटी प्लेन में तो लार्ज मैमल्स भी मिलते हैं सवाना ग्रासलैंड के। अब बात करते हैं साहेल रीजन की। तो हम लोग सबसे पहले रेन फॉरेस्ट देखे, उसके बाद हम लोग सवाना ग्रासलैंड देखे, और ऊपर सहारा रीजन देखे, ठीक है। लेकिन सवाना ग्रासलैंड से सहारा रेगिस्तान में, मतलब कि जो सहारा जो जैसे ही रीजन चेंज होता है तो अचानक से तो ऐसा नहीं कि ग्रासलैंड रहेगा और उसके बाद अचानक से अगला जो स्टेप है, अगला 1 इंच के बाद सीधे आ जाएगा, 1 मीटर के बाद सीधे आ जाएगा कि डेजर्ट शुरू होगा, ऐसा नहीं है। बीच में एक ट्रांजिशन जोन आता है,
जो कि एक बंजर टाइप की भूमि होगी और उस रीजन में डेजर्टिफिकेशन धीरे धीरे होते रहेगा और वो बैरन लैंड टाइप का होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इस वाले मैप में देखिए, ये जो पिंक कलर से किया हुआ है बीच में, पूरा ईस्ट से वेस्ट तक ये पूरा फैला हुआ है। इरितिया से देखें तो पूरा मोर्तियाना तक पूरा ये रीजन में फैला हुआ है, साहेल रीजन। और साहेल रीजन की बात करें तो ये मोर्तियाना, माली, उसके बाद बुर्किना फासो, उसका नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इथोपिया, इरितिया, ये सब रीजन में ये ईस्ट से वेस्ट में पूरा फैला हुआ है। और इसमें रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इस रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सूखा भी पड़ता है, उसके साथ जो थोड़े बहुत पेड़ भी कट रहे हैं, तो ये सब धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर अगर जो प्रैक्टिस हो रही है उसके कारण भी धीरे धीरे भूमि इसकी डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रही है। ये होता है साहेल रीजन, ये वाला बीच वाला पार्ट, ये आप देख सकते हैं। ऊपर में अगर देखा जाए तो सहारा डेजर्ट हो गया और नीचे में अगर साउथ में देखा जाए तो सवाना ग्रासलैंड हो गया और बीच का रीजन साहेल रीजन हो गया। अब बात करते हैं इथोपियन हाईलैंड की। तो ये हम साहेल रीजन देख लिए, सहारा देख लिए, और इधर सवाना रीजन, फिर इधर नीचे में हम लोग देख लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऊपर में यहाँ पे देख लिए हम लोग सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, ये हाईलैंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये तो बीच में रिफ्ट वैली है और वो भी मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे तो ये इथोपियन हाईलैंड है, जिसके बीच से ही रिफ्ट वैली गुजरती है। इथोपियन हाईलैंड की अगर जहाँ तक बात करें तो ये बहुत ही ओल्ड है, हाईलैंड है और 75 मिलियन ईयर्स एगो का है। हुआ यहाँ पे यूँ था कि यहाँ पे जो मैग्मा चैम्बर होगा नीचे, और इसके मैग्मा अपलिफ्टमेंट के कारण मैग्मा ऊपर की ओर उठा और उसके कारण पूरा डोम शेप्ड इस पूरे रीजन को ऊपर की ओर उठा दिया, ठीक है। तो ये इथोपियन हाईलैंड का पूरा इथोपिया में ये पूरा फैला हुआ है ये हाईलैंड, ठीक है। और इसके बीच से ही रिफ्ट वैली क्रॉस करती है, ग्रेट रिफ्ट, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली इसी के बीच से क्रॉस करती है। ये पूरा इथोपियन हाईलैंड हो गया और यहीं से बीच से ग्रेट रिफ्ट वैली क्रॉस करते हुए जाती है। अब बात करते हैं सवाहिल कोस्ट की। तो ये वाला जो रीजन आप देख सकते हैं, जो ग्रीन किया हुआ है पूरा मैप में, ये वाला रीजन, ये पूरा सोमालिया से मोजाम्बिक की सोमालिया वाला पार्ट, ये केन्या पार्ट, ये हो गया आपका तंजानिया और मोजाम्बिक। तो ये पूरा इस चारों कंट्री के जो कोस्टल वाला जो पार्ट है यहाँ पे फैला हुआ है सवाहिल कोस्ट। एक तरह का बैरन लैंड भी है और इंडियन ओशन से ये लगता है। यहाँ से पुराना ट्रेड रूट था इंडिया का और जो अरेबिया का था, तो ये सब रीजन है, तो उसको भी अलग से एक तरह से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं रिफ्ट वैली अफ्रीका का। तो इसके रिफ्ट वैली पढ़ने के बाद ही आगे का पार्ट इसमें समझ में आएगा। पहले रिफ्ट वैली को समझते हैं, तब फिर ग्रेट लेक्स पे चलेंगे। तो ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है वो समझते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है कि एक 7000 लॉन्ग किलोमीटर, एक तरह से कह सकते हैं पूरे जमीन पे एक दरार है, ठीक है, गड्ढा सीरीज दरार का एक गड्ढा बनते जा रहा है पूरे अफ्रीका मेनलैंड में। और इसका अगर देखा जाए तो एशिया के लेबनान से होते हुए, यहाँ पे देखें तो अफ्रीका में तो रेड सी से ये होते हुए, ये पूरा होते हुए फिर बाद में ये दो पार्ट में बढ़ जाता है और फिर होते हुए मोजाम्बिक तक ये पूरा आता है। ये जो रेड पार्ट जो देख रहे हैं ये पूरा रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली होता ये है कि अगर आप समझे तो पूरा जो हमारा जो अर्थ है डिफरेंट प्लेट्स पे है। टोटल मेजर प्लेट्स देखा तो 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जितने मोटा मोटा तौर पे हम ये समझ सकते हैं, तो जितने हम लोग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं तो वो सारे प्लेट्स हो, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से जहाँ पे टकराते हैं तो वहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे दो पार्ट में टूट जाते हैं और अलग होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे जमीन क्रैक बन जाती है और वहाँ पे डिप्रेशन होता है और वहाँ पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिज का फॉर्मेशन होता है। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे अफ्रीका के बीच से ही ये रिफ्ट वैली एक क्रिएट हो रही है। एक जो ये जो पूरा अफ्रीकन प्लेट है ये बीच से टूट रहा है, ठीक है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा टूट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अरेबिया वाला पार्ट है और अफ्रीका जो मेन लैंड ये आप देख रहे हैं, ये पहले किसी जमाने में टूट चुका है और टूट के धीरे धीरे नॉर्थवर्न साइड में ये जा रहा है अरेबियन वाला पार्ट, और यहाँ पे रेड सी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो पहले ये दोनों एक सिंगल मास थे, फिर धीरे से डिप्रेशन शुरू हुआ, रिफ्ट वैली क्रिएट हुई और धीरे धीरे ये अलग हुआ और बाद में ये सी से मिल गया और यहाँ पे रेड सी खुल गई, मतलब कि रेड सी का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है। अभी एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, धीरे धीरे ये प्लेट टूट जाएगा, ये पूरा पार्ट ये टूट जाएगा और बीच में ये ओशन सी आ जाएगा और फिर धीरे धीरे ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं तो धीरे धीरे पहले नीचे ओशन जो मैग्मा करंट जो फ्लो होती है
अर्थ के इंटीरियर से, तो वहाँ से ये धीरे धीरे फ्लो हो रही है और धीरे धीरे रिफ्ट वैली का क्रिएशन हो रहा है। जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है वो अभी इस पोजीशन में, थोड़े छोटे लेक्स और गड्ढे डिप्रेशन पड़ गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिफ्ट वैली अभी कहला रहा। और धीरे धीरे और जब एक्सपेंड होगा तो ये रेड सी वाला फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला अरेबियन प्लेट अलग और ये जो अफ्रीकन प्लेट है यहाँ पे अलग, इस तरह से डिवीजन होगा। और बाद में और अगर ज़्यादा होगा तो पूरा मैच्योर बीच में पूरा ओशन ही बन जाएगा। इस तरह से रिफ्ट वैली क्रिएट होकर और धीरे धीरे पूरा कॉन्टिनेंट ही टूट जाएगा। तो ये टूटने का चीज स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये हो रहा है, अभी ये प्रोसेस चल रही है। बहुत स्लो प्रोसेस होती है, अब 1-2 दिन में तो गड्ढा नहीं बन जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं धीरे धीरे टूटने में। तो ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो अभी तो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, और आप गड्ढे देखना चाहें तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये पूरा धीरे धीरे डिप्रेशन पड़ रहा है, पूरे लैंड पे ही धीरे डिप्रेशन पड़ रहा है। और कहीं कहीं तो ये छोटे गड्ढे हैं और कहीं कहीं देखेंगे तो पूरा माउंटेन शेप का आ गया। ये एक तरफ का ये हो गया रिफ्ट वैली, बीच में ये पूरा रिफ्ट वैली हो गया, मतलब कि ये डिवीजन स्टार्ट हो गया। और एक तरफ दूर में देख रहे हैं ये पहाड़ जैसे, ये लैंड ही है, ये पहाड़ नहीं है, बीच का ही लैंड धस गया है नीचे, क्योंकि ये 2 पार्ट में टूट रहा है पूरा अफ्रीका कंटिनेंट। आप पिछले फोटोज में आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट से इधर ईस्टवर्ड साइड में जाके अलग हो रहा है, और ये वाला पार्ट में ये वेस्टवर्ड साइड में, बीच से ही डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये होते होते अब हुआ ये कि जब डिप्रेशन पड़ गया तो बीच में जो गड्ढे पड़ गए और गड्ढे में आ गई लेक्स, जो पानी जम गए वो बन गए ग्रेट लेक्स, और 7 ग्रेट लेक्स का यहाँ पे जन्म हो गया। और भी छोटे छोटे लेक हैं, लेकिन मेजर जो 7 लेक्स है उसको हम इसमें पढ़ेंगे, तो वही अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है। इसी अफ्रीकन ग्रेट लेक्स को समझाने के लिए मैंने ये रिफ्ट वैली समझाया, क्योंकि ये अब समझ में आएगा ये ग्रेट लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, और ग्रेट रिफ्ट वैली भी क्लियर हो गया। तो अब बात करें तो यहाँ पे 7 ग्रेट लेक्स है मेनली, जो कि रिफ्ट वैली पे लेक विक्टोरिया, लेक तंग्यानिका, लेक मलावी, लेक तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू। तो ये 7 लेक बन जाते हैं यहाँ पे। और अगर देखें तो डिटेल मैप में, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है, ये जो आप देख रहे हैं रिफ्ट वैली, तो ये देखो गया, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे छोटे 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 लेक बन रहे हैं, बड़े मैप में अभी अगला मैं दिखा रहा हूँ मैं, इसमें आप देख सकते हैं जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लेक विक्टोरिया का, तो लेक विक्टोरिया एक ऐसा लेक है जो एक तरह से 2 तरह का रिफ्ट वैली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब कि 2 क्रैक हो रहे हैं, ये दोनों के बीच का जो डिप्रेशन है वहां पे लेक विक्टोरिया है। तो एग्जैक्टली इसको नहीं कह सकते कि एकदम रिफ्ट वैली पे ही है, 2 रिफ्ट वैली के बीच में जो 2 क्रैक है उसके बीच का जो डिप्रेशन है वहां पे ये जो लेक बना उसको लेक विक्टोरिया कहते हैं। और यहीं से व्हाइट नाइल निकलती है, जो कि नाइल रिवर का आगे जाके फॉर्मेशन जो होता है, मतलब कि जो उद्गम है नाइल रिवर का वो यहीं से लेक विक्टोरिया से, ठीक है, यहीं से नॉर्थवर्ड की ओर निकल जाती है, जो कि सूडान और पूरा होते हुए इजिप्ट होते हुए मेडिटेरियन सी में गिरती है। तो ये लेक विक्टोरिया हो गया। उसका लेक बात करें लेक तंग्यानिका का, तो यहाँ पे एक लॉन्ग सी लेक देख रहे हैं, ये प्रॉपर रिफ्ट वैली पे ही है लेक तंग्यानिका। ठीक है, उसका बात करें लेक मलावी की, और लेक मलावी ये वाली लेक मलावी होगी। ठीक है, उसका लेक बात करें लेक तुर्काना का, तो लेक तुर्काना यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली लेक तुर्काना हो गई। उसका बात करें लेक अल्बर्ट की, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड और लेक किवू। लेक अल्बर्ट हो गया ये, लेक एडवर्ड और लेक किवू। मोस्ट ऑफ द लेक यहाँ पे सलाइन लेक है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मीठे भी हैं, मिक्स टाइप के लेक हैं। तो ये सारे लेक्स यहाँ पे 7 हो गए। और ये जो मैंने सीरीज लगाया ये साइज वाइज के हिसाब से ये अरेंज किया हुआ। और याद रखने के लिए अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिमेंबर भी कर सकते हैं। मैंने एक बना दिया था विक्टोरिया टीएम टेक करके, या विक्टोरिया टीएम टेक करके, या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, उसके हिसाब से याद कर सकते हैं। विक्टोरिया से विक्टोरिया लेक हो गया, टीएम से तंग्यानिका मलावी हो गया, और TAKE से तो तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड और किवू। इस तरह आप भी कुछ भी बना सकते हैं, जैसे भी याद हो जाए। तो ये सारे लेक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सदर्न अफ्रीका। तो सदर्न अफ्रीका पूरा एक प्लेट्यूई रीजन है, वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास है यहाँ का। ये जो पूरा देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास है, 2.6 बिलियन ईयर ओल्ड का है। और जो डकन्सबर्ग रेंज है इसके सदर्न पार्ट में पड़ जाता है। और पूरा प्लेट्यू है, कुछ कुछ माउंटेन है, कटंगा प्लेट्यू, बाई प्लेट्यू, ये सब, और कालाहाली डेजर्ट और नाबीब सब इसी का पार्ट आ जाता है। स्टेबल लैंड मास है, और यहाँ पे मिनरल्स भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, बहुत सारे माइंस भी हैं, क्योंकि बहुत ही ओल्ड ये जो पूरा बेड रॉक है पूरा बहुत ही ओल्ड है। 2.5 बिलियन ईयर ऑफ 4.6 बिलियन ईयर का तो पूरा अर्थ का हिस्ट्री है, जिसमें 2.6 ईयर ओल्ड का ये लैंड मास है। अब देख लेते हैं डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका का। तो कौन कौन से डेजर्ट है? तो सहारा डेजर्ट तो हमने देख ही लिया था कि जो नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है पूरा सहारा डेजर्ट में ही आ जाता है। उसके बाद तो लिबियन डेजर्ट की बात करते हैं, तो सहारा डेजर्ट का ही एक पार्ट है ये लिबिया वाला जो पार्ट है उसको लिबियन डेजर्ट के नाम से जाते हैं। उसके बाद बात करें नुबियन डेजर्ट की,
तो न्यूबियन डेजर्ट यहाँ पे जो नाइल रिवर है इसके ईस्टर्न वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो न्यूबियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें कालाहारी डेजर्ट की, तो जो सदर्न जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे बीच में ये मिलता है, ये वाला जो पार्ट है ये कालाहारी डेजर्ट के नाम से आता है। ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो कोस्टल पार्ट है यहाँ पे, कोस्टल पार्ट यहाँ पे नाम है इसका नामिब डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होता है, तो कोल्ड करंट के कारण यहाँ पे नामिब डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट नामिब डेजर्ट। तो यहाँ पे हमारे सारे डेजर्ट भी खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ अफ्रीका, मेजर नदियां हैं उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, और ये अफ्रीका की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल, रिवर नाइल। लेक विक्टोरिया से निकलती है यहाँ से, ठीक है। और ये होते हुए डायरेक्टली नॉर्थवर्ड होते हुए पूरा ये इजिप्ट होते हुए यहाँ मेडिटेरियन सी में गिर जाती है, ठीक है। लेकिन जो लेक विक्टोरिया से जो नाइल निकलती है उसको व्हाइट नाइल बोला जाता है। और एक इथोपियन हाईलैंड में एक लेक ताना है, उस लेक ताना से जो एक रिवर निकलती है उसका नाम है ब्लू नाइल। तो व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन जब मिल जाती है उसके बाद नाइल रिवर के नाम से इसको जानते हैं, मतलब ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं हम, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, उसका जो मेन नाइल रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। और लाइफलाइन बोले जाती है इसको अफ्रीका का। और बहुत सारे सिविलाइजेशन यहाँ पे मोर देन 6000 ईयर से यहाँ पे सिविलाइजेशन इजिप्ट के आसपास में सिविलाइजेशन बची। बहुत फर्टाइल भूमि है इसके आसपास में, तो इतनी ज़्यादा फर्टाइल भूमि और कहीं तो मिलेगी नहीं अफ्रीका में, पूरा डेजर्टी इलाका। तो यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल भूमि मिलती है, इसलिए सिविलाइजेशन बसी। और लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही ये। उसके बाद बात करें कॉन्गो रिवर की, कॉन्गो या जारे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो रिफ्ट वैली है उसी के पास से ये रिवर निकलती है पूरा, ये होते हुए कॉन्गो रिवर, रिफ्ट वैली और ये सब से होते हुए, और काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये रेन फॉरेस्ट का इलाका का भी जो पड़ती है, तो उसके कारण यहाँ पे इसको पानी की तो कमी होती नहीं, क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है। और इससे होते हुए ये अटलांटिक ओशन में आके गिर जाती है। इसी के आसपास में पूरा जो रेन फॉरेस्ट है, अफ्रीका का जो रेन फॉरेस्ट है वो इसी के आसपास पूरा बसा हुआ है, इसी का रिवर बेसिन में आता है। उसके बाद बात करें नाइजर रिवर की, तो नाइजर रिवर का आप देख सकते हैं ये यहाँ से ओरिजिनेट होके ये पूरा होके वे ये गल्फ ऑफ गुएना में आके गिर जाती है यहाँ पे, ये हो गई नाइजर रिवर। उसके बाद बात करें जाम्बेजी रिवर की, तो गटंगा प्लेटू के आसपास से निकलती है रिवर जाम्बेजी रिवर, और ये निकल के ये आके इंडियन ओशन में आके गिर जाती है मोजाम्बिक चैनल में। तो आप बात करें नाइल रिवर की तो वो मेडिटेरियन सी में गिरती है। वही नाइजर रिवर की बात करें तो गल्फ ऑफ गिनी या फिर अटलांटिक ओशन का अटलांटिक ओशन में गिरती है। कॉन्गो रिवर की बात करें ये भी अटलांटिक ओशन में गिरती है। जाम्बेजी रिवर की बात करें तो ये इंडियन ओशन में गिरती है। तो डिफरेंट रिवर जो है यहाँ पे सब अलग अलग ओशन में भी गिर रही है, यानी कि एक ही, जैसे कि साउथ अमेरिका वाला पार्ट था तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली रिवर है सब के सब आके अटलांटिक ओशन में गिरा, क्योंकि पूरा लैंड मास का स्लोप ही एक साइड में था। लेकिन इसका स्लोप डिफरेंट साइड में है, तो अलग अलग डायरेक्शन में रिवर आके गिर रही है। तो ये भी याद रखने का कि रिवर जाम्बेजी का माउथ किस साइड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिवर कॉन्गो का माउथ किस साइड है, तो ये भी ध्यान रखने का। तो जाम्बेजी रिवर का हम बात करें तो जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में आके गिरती है मोजाम्बिक चैनल के आकर। जो ये इलाका है मडागास्कर और ये जो मेनलैंड के बीच का जो इलाका है इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, इसमें आके गिर जाती है। इंडियन ओशन भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद बात करें ऑरेंज रिवर की, तो डकन्सबर्ग माउंटेन जो इस सदर्न पार्ट में है, यहाँ से ऑरेंज रिवर का ओरिजिनेट होता है और ये होके हुए पूरा साउदर्न अफ्रीका का वेस्टवर्ड साइड होके और ये आके अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। तो यहाँ पे हो गए हमारे सारे रिवर्स खत्म। अब एक एमसीक्यू बनाते हैं, विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। वैसे कौन सी रिवर है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है और इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। मतलब एक बार से इक्वेटर अगर है तो उसमें से एक बार क्रॉस होके गई और फिर ये वापस इधर से मतलब डायरेक्शन उसको चेंज करके फिर 2 बार क्रॉस करती है। तो पहला ऑप्शन इसका है आपका ज़ायरे रिवर, दूसरा है नाइल रिवर, तीसरा है सेनेगल और चौथा है जाम्बेजी। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही ऑप्शन है जो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ऑफ अफ्रीका की। तो ये आपके सामने पूरा अफ्रीका का मैप। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्थ साइड से। तो नॉर्थ साइड में अगर माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एटलस माउंटेन, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एटलस माउंटेन का, ठीक है। और वहीं अगर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में अगर चलें तो ग्रेट रिफ्ट वैली तो होती है ही, और उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में यहाँ पे देखें आदामावा माउंटेन यहाँ पे पड़ जाएगा। ये आदामावा हाईलैंड भी है और आदामावा माउंटेन भी है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा साउथ में चले तो डकन्सबर्ग माउंटेन मिल जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका में यहाँ पे मिलेगा डकन्सबर्ग माउंटेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गए मेजर माउंटेन्स। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। तो प्लेट्यूज की बात करें तो यहाँ पे
सबसे पहले आ जाता है इथोपियन हाईलैंड, जो कि एक प्लेट्यू ही है। इथोपियन हाईलैंड तो आपने देखा ही डिटेल में। उसका ग्रेट रिफ्ट वैली के आसपास तो पूरा प्लेट्यू ही इलाका है। उसका अगर साउथ में थोड़ा सा वेस्ट में अगर चलें तो यहाँ पे आदामावा, जो अभी बताया, आदामावा माउंटेन हो गया और आदामावा हाईलैंड भी हो गया, ठीक है। उसका और थोड़ा साउथ में चले तो कटंगा प्लेट्यू यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके थोड़ा वेस्ट में देखेंगे तो बाई प्लेट्यू। तो यहाँ पे 2 प्लेट्यू होगा, और बाकी तो मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा प्लेट्यू इलाका है और डेजर्ट इलाका है। तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो जो मेन है वो मैंने इसमें कवर करा दिया, जैसे कटंगा प्लेट्यू, इथोपियन हाईलैंड, ये सब मेन जो एग्जाम में पूछता है कि इसका लोकेशन क्या है, कटंगा प्लेट्यू कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड के किस कॉन्टिनेंट में कटंगा प्लेट्यू है। तो इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। एटलस माउंटेन्स के बारे में पूछ चुका है, तो ये एटलस माउंटेन का मेन लोकेशन देखना है। तो लोकेशन कहाँ पे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका में तो है, ठीक है, लेकिन अफ्रीका के नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे लाई करता है एटलस माउंटेन। उसी तरह से अगर डेक्कन पर का पूछे तो सदर्न पार्ट में अगर ऑप्शन आ गया तो सदर्न पार्ट में लिख सकते हैं। अगर डिटेल थोड़ा सा है तो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट पार्ट में जो माउंटेन मिलता है उसको डेक्कन स्पॉट माउंटेन कहते हैं। इस तरह से देखने का है, इसमें मेन लोकेशन पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेट्स ऑफ अफ्रीका के बारे में, कौन कौन से स्ट्रेट हैं जो कि अफ्रीका के आसपास लगते हैं। तो सबसे पहले बात करें बाब एल मंडप स्ट्रेट की। बाब एल मंडप स्ट्रेट, तो बाब एल मंडप स्ट्रेट रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें सुएज कैनाल, ये तो आर्टिफिशियल कैनाल है, लेकिन एक तरह से स्ट्रेट भी तो बोला ही जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर ही दे रहा हूँ। तो स्ट्रेट हो गया, यहाँ तो मैंने डिटेल में देखा ही था। मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ सुएज को ये कनेक्ट करता है। उसका बाद आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसका लोकेशन यहाँ पे हो गया, और ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे स्टेट्स भी मेनली यही थे स्टेट। और अगर देखा जाए तो मोजाम्बिक चैनल की, तो एक तरह का चैनल है ये, मेगादास्कर और मेनलैंड अफ्रीका के बीच में यहाँ पे पड़ता है मोजाम्बिक चैनल। अब बात करेंगे सीज और गल्फ अराउंड अफ्रीका, कौन कौन से सीज और गल्फ है अफ्रीका के अराउंड, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ से बात करें तो अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में हमें मिल जाएगा मेडिटेरियन सी, ठीक है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। और वहीं पे देखेंगे तो 2 गल्फ भी हमें मिलेगा। तो एक गल्फ हो गया, अगर यहाँ पे लिबिया की बात करें तो लिबिया के आसपास यहाँ पे मिलता है गल्फ ऑफ सिद्रा, ठीक है। और यहाँ पे तुनिसिया के आसपास, यहाँ पे तुनिसिया कंट्री है, तुनिसिया के आसपास हमें ये जो गल्फ मिल रहा है उसका नाम है गैबेस, गल्फ ऑफ गैबेस, ठीक है। यहाँ पे 2 गल्फ हो गया और ऊपर में पूरा मेडिटेरियन सी हो गया। उसका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आगे निकलते हैं तो इधर का जो पूरा इलाका है सब अटलांटिक ओशन में आ जाता है। और यहाँ पे अगर साउथवर्ड बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ गुएना हो जाती है, जो गल्फ वाला पार्ट है जो अंदर लगा हुआ है ओशन, गुएना कंट्री भी है, तो गल्फ ऑफ गुएना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा साउथ में अगर बात करें, गल्फ ऑफ गुएना के साउथ में आ जाए तो अंगोला बेसिन है, या फिर याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद है तो पूरा अटलांटिक ओशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा अगर इस ईस्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल हो गया और पूरा इधर इंडियन ओशन आएगा, इंडियन ओशन हो गया। और ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये जो अरेबियन पेनिनसुला के साथ लगता है, गल्फ ऑफ, इधर तो इंडियन ओशन हो गया और आगे जाएंगे तो अरेबियन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया, और यहाँ पे बात करेंगे तो फिर रेड सी हो गया, ऊपर फिर मेडिटेरियन हो गया। तो ये पूरे सीज हैं, और गल्फ भी ज्यादा तो है नहीं, कुछ 2 गल्फ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ गेबेस और गल्फ ऑफ सिद्रा, तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो गल्फ ऑफ एडन पड़ेगा। और पेनिनसुला इसमें कुछ खास है नहीं, ये जो पार्ट है ये ट्रायंगल वाला पार्ट, जो सोमालिया, पेनिनसुला ऑफ सोमालिया के नाम से इसको जाना जाता है, ये वाला पार्ट गल्फ ऑफ एडन और इधर इंडियन ओशन है। अब हम लोग बात करेंगे आइसलैंड ऑफ अफ्रीका के। तो अफ्रीका के अराउंड कौन कौन से आइसलैंड है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये आपके सामने पूरा अफ्रीका का मैप। अब इसके जो वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से आइलैंड है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो ऊपर में कुछ आइलैंड है जो कि अभी भी स्पेन और पुर्तगाल और यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत में आते हैं, उनका ओवरसीज टेरिटरी है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर ये तो एग्जाम पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैनरीज आइलैंड है जो कि स्पेन के अंदर आता है, फिर मदीरा आइलैंड है वो कि पोर्टुगीज के अंदर आ जाता है, तो ये 2 आइलैंड हो गए। और अगर थोड़ा वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो काबो वेद्रे, ये तो पूरा एक कंट्री है, ये आइलैंड कंट्री है, ये सब जो आइलैंड्स है वो सब काबो वेद्रे के अंतर्गत आता है, उसका कैपिटल प्रेरिया है, तो ये पूरा आइलैंड में आ जाता है। उसका अगर थोड़ा और साउथ में चलते हैं तो यहाँ पे 2 आइलैंड वाली कंट्री मिल जाती है, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, जो मैंने पॉलिटिकल मैप वाले में बताया था, ये भी आइलैंड पे ही है। और जो इक्वेटोरियल गुएना है तो उसका भी तो एक मेन लैंड पे पार्ट है, और यह जो मलाबो उसका कैपिटल है वो पूरा आइलैंड पे ही है। तो यहाँ पे 2 आइलैंड हो गए, साउथ टोम एंड प्रिंसिपी, ये आइलैंड हो गए। और यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल गुएना का बात करें तो वहाँ पे मलाबो भी इसका जो आइलैंड है वो भी आइलैंड में ही आ जाता है।
और थोड़ा सा अगर बात करें, अगर थोड़ा साउथ में चले तो सेंट हेलेना, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है, लेकिन यूके की, यूनाइटेड किंगडम की ही ओवरसीज टेरिटरी में आता है मतलब। और अगर थोड़ा साउथ में चलते हैं तो ज़्यादा कुछ तो आइलैंड है नहीं जो कि इंपॉर्टेंट हो, और अब ईस्टर्न साइड में कुछ आइलैंड्स हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें थोड़ा डीप इंडियन ओशन में, तो हमें मिलेगा दियागो गार्सिया और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यूके का पार्ट है, ठीक है, वो भी ओवरसीज टेरिटरी है। और दियागो गार्सिया ये कि जो कि यूके का पहले था, उन्होंने यूएस को भेज दिया, अभी ये यूएस का मिलिट्री बेस है यहाँ पे दियागो गार्सिया, ठीक है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में नहीं आता है। और यहाँ पे अगर कंट्रीज की बात करें तो सेशल्स आता है, तो सेशल्स छोटे छोटे आइलैंड्स के मिलके बना हुआ है, तो सेशल्स कंट्री यहाँ पे हो गए। और अगर थोड़ा बात करें तो कोमोरोस, ये भी एक आइलैंड कंट्रीज है, ये भी हो गए। और भी छोटे छोटे आइलैंड, मायोती है जो कि फ्रांस के अंतर्गत आ जाता है, और भी छोटे छोटे आइलैंड है। और अगर मेन बड़े आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पे ये भी फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी है। और यहाँ पे एक कंट्री होगी मॉरिशस, जो कि आइलैंड कंट्री है और इंडियन ओशन में पड़ती है, लेकिन आता है अफ्रीका के अंतर्गत ही, कंट्री ही है पूरा प्रॉपर। और एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो आइलैंड है मगादास्कर, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अब जहाँ तक मगादास्कर की बात है तो मगादास्कर वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर आइलैंड का साइज के हिसाब से चलेंगे तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। लेकिन अगर एज ए कंट्री ट्रीट करेंगे तो कंट्री का एरिया के वाइज, जो आइलैंड कंट्री है और उसका एरिया के वाइज के हिसाब से बात करेंगे तो उसके नंबर इसका सेकंड आ जाता है। सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री हो गया इंडोनेशिया, और सेकंड नंबर में मगादास्कर आ जाता है, ठीक है। और जो ये मगादास्कर का जो आइलैंड है, ये डिस्टिंक्ट टाइप के फ्लोरा एंड फौना से बना, मतलब कि डिस्टिंक्ट प्रजाति के पेड़ पौधे और जानवर यहाँ पे मिलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लगभग 88 मिलियन ईयर्स अगो से मेन लैंड से कटा हुआ है आइलैंड है, और यहाँ पे किसी भी तरह से ये जो आइलैंड का जो समुद्र का जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी जानवर और पेड़ इधर से उधर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे यूनिक टाइप का पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। इसी कारण यहाँ पे डिस्टिंस एंड यूनिक टाइप के फ्लोरा फ्लोरा मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं बबोआ ट्री का नाम है, और ये सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, इसी सिर्फ आइलैंड पे मिलेंगे और वर्ल्ड पे कहीं नहीं मिलते, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप का यहाँ पे वेजिटेशन और ये सब जानवर वानवर मिलते हैं। उसके साथ अगर बात करें तो इसकी सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे पड़ जाती है, इसका नाम है मारो मोकोत्रो नाम का ये जो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका मारो मोकोत्रो नाम है, और इसकी जो हाइट है 2876 मीटर है। तो ये हो गए ब्रीफ इंट्रोडक्शन मगादास्कर के। अगर मगादास्कर और मेनलैंड अफ्रीका का बात करें तो बीच में मोजाम्बिक चैनल हो गया, और इसके ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो इंडियन ओशन हो गया। कभी किसी जमाने में मगादास्कर का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो इंडिया के जो वेस्टर्न घाट है उससे जुड़ा हुआ था, यहाँ से स्प्लिट होकर इंडिया नॉर्थवर्ड साइड मूव करके अब यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ गया, और ये यहीं पे है, ठीक है। तो ये इसका जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इंडिया के जो वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है उससे ये जुड़ा हुआ था, स्प्लिट हो गया और अलग अलग हो गया। एक एमसीबी और बना लेते हैं यहाँ पे, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। हम सिंपली आइलैंड की बात करें, आइलैंड कंट्री की बात नहीं करें, सिंपली आइलैंड का साइज के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन है? फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट आइलैंड तो ग्रीनलैंड है, सबको पता है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है उसका आपको आंसर देना है। तो आपके ऑप्शन है बोर्नियो, मगादास्कर, न्यू गिनी और ग्रीनलैंड, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।